औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर। अच्छा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पर्सनालिटी। ठीक है। बहुत ही हम इसको पर्सनालिटी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इसको पढ़ेंगे कि साइको एनालिसिस सेगमेंट फ्रूड जो है वो क्या कहता है पर्सनालिटी के बारे में। फिर ट्रेड थ्योरिस्ट जिसमें हमारे पास गोल्डन एल्पर्ट, वो क्या कहता है पर्सनालिटी के बारे में। ह्यूमनिस्टिक में हमारे पास कार्ल रॉजर और इसी तरह जो अब्राहम मेज्लो है, वो क्या कहता है पर्सनालिटी के बारे में। और सोशल कॉग्निटिव में भी कुछ इस तरह के बिहेवियरिस्ट है या सॉरी साइकोलॉजिस्ट है, जो कि पर्सनालिटी को किसी तरह अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन करता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी पहले भी मैंने आप लोग को जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की क्लास है, उसमें मैंने आप लोग के लिए पर्सनालिटी की जो डिफिनेशन दी थी वो थी कि पर्सनालिटी इज अ ग्रीक वर्ड, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम पर्सोना। ठीक है। और इसका जो मतलब था, लफ्जी मतलब पर्सोना का क्या है, मास्क। और मास्क का मतलब है कि जिस तरह हम अपने चेहरे को छुपाते हैं या अपने आप को किसी चीज के जी, कोई कुछ बोलना चाहती है? जी, एनीवन? ओके ओके, चलो। तो पर्सोना हमने फिर डिफाइन किया था। और फिर हमने ये कहा था कि पर्सनालिटी इज द सम ऑफ ऑल द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। The sum of all the behavior of a person is called personality. The way they eat, the way they go, the way they walk, the way they sit, the way they dress, सारी चीजें पर्सनालिटी के अंदर ही आती है। पर्सनालिटी का ताल्लुक सिर्फ फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके साथ नहीं है। ये पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। पर्सनालिटी में आप जिस तरह बातें करते हो, आप जिस तरह बैठते हो, जिस तरह उठते हो, जिस तरह जाते हो, जिस तरह खाते हो, सारी चीजें, जिस तरह आप कम्युनिकेट करते हो, जो भी आपकी क्वालिटीज है, सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को शेप करती है। ठीक है। तो फोर मेजर पर्सपेक्टिव्स हम पर्सनालिटी में भी, पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें इसको पढ़ेंगे। पर जो है साइको एनालिटिक अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, ये क्या होती है, आगे हम इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेट कुछ करेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी है, इसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक कार्ल रॉजर और जो अब्राहम मेज्लो है। इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ जो ज़रूरी होती है, इनर कैपेसिटी मीन ये भी मोटिवेशन से ही रिलेटेड है। अब्राहम मेज्लो क्या कहता है और कार्ल रॉजर क्या कहता है, इसको भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल कॉग्निटिविस्ट जो है वो क्या पढ़ते कहते हैं पर्सनालिटी के बारे में, इंशाल्लाह वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है। अच्छा जी। सेगमेंट फ्रीड जो कि साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिक्स से बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी और बहुत ही आज तक इसको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज तक किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। क्रिटिसिज्म तो इस पे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ी इस तरह की ग्रे एरियाज को इन्होंने टच किया हुआ है, जो कि हम नॉर्मली सोसाइटी में डिस्कस ही नहीं करना चाहते। दैट्स वाई सेगमेंट फ्रूड जो है ये थोड़ा इस टाइप का एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं हम इसको, है कि इन्होंने ग्रे पार्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड जो है उसको थोड़ा सा टच किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको। यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, ऑस्ट्रिया, इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है। वेरेशियस रीडर, वोरेशियस रीडर मीन जिसका रीडिंग के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव हो, बहुत ही ज्यादा शौक हो, उसको हम वोरेशियस रीडर कहते हैं। ठीक है। मेडिकल स्कूल ग्रेजुएट है, स्पेशलाइज्ड इन नर्वस डिसऑर्डर। ठीक है। इन्होंने कहा था कि कुछ पेशेंट और कुछ मरीज ऐसे होते हैं, इन्होंने मरीजों को स्टडी किया था कि वो तो फिजिकली बिल्कुल ही फिट होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने उसी को ही डिस्कस किया था। ठीक है। और ह्यूमन की जो माइंड है, उसकी कंपोजिशन है, कौन कौन से पार्ट्स है उसमें, वो भी उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पेन है वो है 1856 टू 1939। अगर आप लोग इसको याद करना चाहो तो 1856 मीन कि जो 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, तो उससे वन अगर आप लोग रिमूव कर लो तो 1856 एक स्कीमा बन जाएगी आप लोग की जहन में। ठीक है। 1856 टू 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो डेट है 1939, तो ये लाइफ स्पेन है सेगमेंट फ्रूट का। ठीक है। अच्छा, सेगमेंट फ्रूट जो है
ये कहता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड एंड हैज सक्सेसर। अच्छा, सक्सेसर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड का एक सक्सेसर है, बहुत ही वेल नोन है, कोई बता सकता है? जी, एनीवन? हादिया, मोहम्मद आकिब एंड सीमा समीन, तीन ही स्टूडेंट मेरे साथ है। तो आप लोगों में से कोई भी जो कि सक्सेसर आप सिगमंड फ्रॉइड को जानता या जानती हो, ठीक है, कौन हो सकता है? एनीवन? ये चीज़ें अगर आप लोग इसी तरह कनेक्ट कर लो तो इनशाला आप लोग के लिए बहुत ही इजी होगा। जिस तरह हमने MC ग्रिगर को अब्राहम मेस्लो के साथ कनेक्ट किया पिछली क्लास में, ठीक है, तो उनके जो मोटिवेशन थे, मोटिवेशनल थ्योरी थी, तो उसको हमने बेस बना के MC ग्रिगर की थ्योरी एक्सप्लेन की। इसी तरह सिगमंड फ्रॉइड का जो सक्सेसर है, याद रखिएगा, वो है एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन जो है, ये इसका शागिर्द है, इसके साथ काम करता था। और फिर एरिक एरिक्सन के साथ इसके एक बेटी है जिसको हम इना फ्रॉइड कहते हैं। इना फ्रॉइड भी उसी ही इसकी सक्सेसर में भी आते हैं, लेकिन वो इसकी बेटी भी है। तो एज सच उसकी इसकी सक्सेसर में जो मोस्ट प्रोमिनेंट बंदा है वो है एरिक एरिक्सन। साइको सोशल थियरी जिन्होंने दिए है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 8 स्टेजेस है उसके। ठीक है, तो ये कहता है कि इंसान की पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट है, ये और इसका जो है सक्सेसर, ये दोनों इन्होंने इस पे काम किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट, मच ऑफ बिहेवियर इज कॉज्ड बाय पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी व्हिच आर फाउंड इन द अनकॉन्शियस एंड ऑफ व्हिच वी आर अनअवेयर। ये कहता है कि इंसान के जो दिमाग है, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। एक है कॉन्शियस, एक है अनकॉन्शियस, और एक है सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी जो है तीन चीजों पे मुश्तमिल है। एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस, और एक है अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को इन्होंने प्री कॉन्शियस भी कहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है इंसान के दिमाग को बनाता है। और ये कहता है कि इंसान के जो दिमाग है, इसकी मिसाल एक आइसबर्ग की तरह है, एक बर्फ के टुकड़े की तरह है। ठीक है, ये जो फ्लोटिंग कर रहा है पानी के सतह के ऊपर, तो इसका जो मोस्ट ऑफ द 95% हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है, और जो 5% हिस्सा होता है वो पानी के ऊपर होता है। तो ये जो पानी के ऊपर का हिस्सा है 5%, ये हमारे कॉन्शियस में आता है, ये हमारे कॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो अनकॉन्शियस है 95%, तो यही पर ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट, मच ऑफ बिहेवियर इज caused बाय पार्ट ऑफ पर्सनालिटी which are found in the unconscious and of which we are unaware। तो ये अनकॉन्शियस पार्ट से ही हमारी जो पर्सनालिटी है ज्यादातर बनती है। ठीक है, फ्रूड ने क्या कहा कि 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है। एक को हम कॉन्शियस माइंड, एक को हम प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड भी हम इसको कह सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, शऊर। कॉन्शियस क्या है? शऊर है। प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, लाशऊर। ठीक है, और जो इन दोनों के दरमियान है वो प्री कॉन्शियस है। कॉन्शियस हमारा शऊर है, अनकॉन्शियस हमारा लाशऊर है। और प्री कॉन्शियस जो इन दोनों के दरमियान है या सब कॉन्शियस है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखो, सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि इंसान की जो दिमाग है, उसकी मिसाल एक आइसबर्ग की तरह है। बर्फ का एक टुकड़ा है जो फ्लोट कर रहा है पानी के सतह के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो चीज दिख रही है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। यहाँ पर हमारे कॉन्शियस चीजें आती है। ठीक है, अनकॉन्शियस जो है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो कि बिल्कुल पानी के अंदर है। ये जो बिल्कुल ये तीर है, ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे पानी के अंदर है। अभी देखते हैं हमारा जो कॉन्शियस अवेयरनेस और कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर क्या क्या है। स्मॉल पार्ट अबाउ सरफेस प्री कॉन्शियस। ठीक है, इसमें वही चीजें है जो हम ऑन द स्पॉट जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फोकस की डिफिनीशन भी मैंने आप लोग को पढ़ाई थी। फोकस मीन के व्हेन यू ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन अ सिंगल एक्टिविटी। जब आप सारी जो एक्टिविटीज है उसको ऑफ करते हो और एक ही एक्टिविटी पे जब आप लोग कंसंट्रेट करते हो, दैट्स मीन दिस इज द फोकस। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल एक इंटरेस्टिंग एक पिक्चर है,
आप लोग जब गौर से देखते हो उसकी तरफ, तो सारी चीजें आप एक साइड पे करते हो, उसको ऑफ करते हो, और जो आपका टोटल जो अटेंशन होता है, जो आपका फोकस होता है, वो उसकी तरफ रागिब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोकस। अभी कॉन्शियस अवेयरनेस हमारे क्या है? वही अवेयरनेस है, वही माइंड है जो कि ऑन द स्पॉट हम फोकस कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर। दिस इज और कॉन्शियस अवेयरनेस। अनकॉन्शियस क्या क्या है? वही चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी में आई हुई है, या पहले से हम उससे मिल चुके होते हैं, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, लाशऊर में चले जाते हैं, पड़े रहते हैं, दिमाग के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन लाशऊर में पड़े रहते हैं। देखो इसमें क्या है, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे विशेस, हमारी मेमोरीज, हमारे ड्रीम्स, हमारे जो ख्वाब होंगे बड़े बड़े, हमारी जो होप्स होंगे, वो सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो रिप्रेशन का वर्ड यूज हुआ है। रिप्रेशन आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये डिफेंस मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। रिप्रेशन का मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो अपने आप, एक एक ऐसा बिहेवियर जिसको आप रिपीट नहीं करना चाहते, या जिसको आप याद नहीं करना चाहते, आप इसको कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में क्या करते हो, धकेल देते हो। कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा वाक्य है जो आपके साथ पेश आया है, आप इसको कहते हो कि नहीं, ये चीज तो मैंने अनकॉन्शियस से कॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक धकेलना है। ठीक है, तो आप खुद ही क्या करते हो, अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की तरफ उसको धकेलते हो। दिस कॉल्ड रिप्रेशन, रिप्रेस करना। किसी भी बिहेवियर को कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की तरफ रिप्रेस करने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिप्रेशन। ठीक है, बेनिशिंग अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड पेशेंस टू अन, अच्छा, एंड पेशेंट टू। ठीक है, यहाँ पर है, मतलब ये है, बेनिशिंग का मतलब ये है मुल्क बदर करना, लफ्जी माना अगर हम इसको देखें। लेकिन मुल्क बदर करने का क्या मतलब है? दिमाग से निकालना, किसी और जगह पर ले जाना। जब हम किसी चीज को कॉन्शियस से, कॉन्शियस जो हमारी कंट्री है, अनकॉन्शियस कंट्री जो है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों कंट्रीज है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्शियस कंट्री से अनकॉन्शियस कंट्री की तरफ ये जो हमारा बिहेवियर है, इसको हम धकेल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रिप्रेशन। अनकॉन्शियस माइंड हमारा क्या है? इसमें ड्रीम्स है, स्लीप्स है। ठीक है, स्लीप्स मीन वही ड्रीम्स जो हमारे ऑलरेडी जहन के अंदर होती है, और जो हमें बार बार क्या करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को कुछ डायरेक्शन देती है। ठीक है, तो ये हमारे वही स्लीप्स है। ये आगे इंशाल्लाह ये वन बाय वन आप लोग को क्लियर होगा। ये किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ओके, साइको एनालिसिस प्रूव्ड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, थ्री लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस के थ्री लेवल भी इन्होंने बताए हैं। एक है कॉन्शियसनेस, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोग को कहा कि कॉन्शियसनेस का मतलब ये है थिंग्स फोकसिंग ऑन, जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो ऑन द स्पॉट, दिस इज योर कॉन्शियस माइंड। क्योंकि वो काम हम कर रहे हैं, शऊर है हमारा, दिस इज और कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड जो है वो भी है, फोकस ही है, लेकिन वो क्या है, वो बिल्कुल ही करंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल जो आप लोग की करंट चीजें होगी वो प्री कॉन्शियस होगी, या सब कॉन्शियस भी हम इसको कह सकते हैं। प्री कॉन्शियस जो होगा हमारा टॉप पे होगा, फिर कॉन्शियस होगा, फिर उसके बाद अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, टॉप पे जो हम चीजें करते हैं बिल्कुल करंटली, तो हमारा क्या होगा, प्री कॉन्शियस होगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड जस्ट फोकस जिस चीज पे हम बहुत ज्यादा करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड होगा। और अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा है वो होगा जिससे हम अवेयर नहीं है, उसमें कुछ चीजें पड़ी है, लेकिन ऑन द स्पॉट वो आप लोगों को याद नहीं रहती। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अपने एक दोस्त को देखा है, या आपका एक क्लास फेलो है, क्लास वन में आपका क्लास फेलो था, फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में, आप आपका उसका चेहरा और उसकी सारी चीजें जो है वो आपको याद है, इवन उसके किस्से, उसकी बातें, और उसके जो प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है वो आपको याद है। लेकिन आप उनसे मिले नहीं हुए हो, और आप जो है बिल्कुल अभी एडल्टहुड में हो, 20 साल और 25 साल आपका उम्र है। तो अभी आप अचानक जब उसी दोस्त से मिलते हो, तो उसकी सारी चीजें आपको याद आ जाती है। तो ये चीजें कहाँ थी? ये हमारी अनकॉन्शियस माइंड में थी, जो ऑटोमेटिकली आ जाती है कॉन्शियस माइंड में, और वो क्या करती है, वहां पर काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। अच्छा, ये देखो आप लोग को एक डायग्राम जो दिया गया है, यहाँ पर हमारा एक कॉन्शियस माइंड है जो बिल्कुल पानी के ऊपर है, जो दिखता है, जिस तरह मैंने आप लोग कहा, इट्स
जस्ट लाइक एन आइसबर्ग। और ये हमारी ईगो है। ईगो, इट और सुपर ईगो ये क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे इसी डायग्राम पे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रूट थ्योरी। इट इट क्या है? इट हमारी अना है, जिसको हम अना कहते हैं। इट का मतलब ये है कि मुझे बस चीज चाहिए। इट बच्चा है। ये कहता है, सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि इंसान का जो दिमाग है उसके तीन कंपोनेंट है। एक जो है वो इड है, ठीक है। इड वही चीज है जो हमेशा खुशी चाहती है, ठीक है, या जो हमेशा गम या खुशी के बलबूते पे चलता है। इसे इसको हम क्या कहते हैं? एट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है, ये खुशी के प्रिंसिपल, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इसको चाहिए, ठीक है। जिस तरह एक बच्चा है, आप उसको जो भी चीज दे दो तो वो क्या करता है? वो खुश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एड को पता नहीं है, एड बच्चा है, एड हमेशा ही बच्चा होता है। आप फॉर एग्जाम्पल 65 साल के भी हो जाओ, 70 साल के भी हो जाओ, लेकिन आपका जो एड होगा वो बच्चा ही होगा, क्योंकि वो चीजें क्या करेगा? मांगेगा। वो बार बार इसरार करेगा कि मुझे चाहिए, बस मुझे दे दो, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि द एड यूजेस द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। एड जो है वो क्या करता है? मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आपका यूज कर रहा है, ठीक है। बेसिक बायोलॉजिकल अर्जेस है यहाँ पर क्या है? आपका एड जो है हंगर है, आपको भूख लगी है। तो अभी दुनिया को कुछ भी हो जाए आपको खाना चाहिए, क्योंकि प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, ये प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। आगे इसके कुछ एग्जांपल आएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि यार मुझे तो फला चीज चाहिए, ठीक है, मैंने चोरी करनी है, अभी ये आपका ऐड कर रहा है, क्योंकि प्लेयर प्रिंसिपल है ना। या आप कहते हो कि मैंने बाजार जाना है, ये भी आपका ऐड है। आप कहते हो कि मैंने पला जगह पे जाके किसी को मारना है, तो ये भी आपका ऐड है। लेकिन ये नीचे मैं आप लोग को समझाऊंगा, ये टिनाटोज होंगे, कुछ आपके एरोज होंगे और कुछ आपके टिनाटोज होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ऐड जो है वो बच्चा है, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, वो खुशी चाहता है। और जो आपका ऐड है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल हो सकते हैं कि जो भी आपको खुशी मिलती है जिंदगी में, तो इट डिमांड करता है। फर्स्ट इट क्या करते हैं? डिमांड करता है दिमाग के अंदर कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। फिर ईगो क्या करती है? उसकी सुलह करती है, क्योंकि वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। वो हकीकत को देखती है कि अगर इड ये कह रहा है कि मैं किसी को थप्पड़ मारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, तो अभी ठीक है, इड तो खुशी चाहती है, ये तो प्ले प्रिंसिपल पे है। लेकिन ईगो जो है वो मीडिएटर है, वो सुलह करने वाली है। तो अभी ईगो क्या करेगी? आपकी जो ईगो है वो देखेगी सिचुएशन को, कि आप जो ये थप्पड़ मार रहे हो, क्या ये आपका बच्चा तो नहीं है जो आप उसको पनिश कर रहे हो कि वो कुछ डिसरप्टिव बिहेवियर को छोड़ ले, उसको खत्म कर ले? तो फिर तो ठीक है, आप उसको मार सकते हो। तो आपकी ईगो जो है वो आपको इजाजत देती है कि मारो उसको। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, मैंने किसी को फालतू में बस मारना है खुशी के लिए, ठीक है, तो आपकी ईगो क्या कहती है कि ठीक है, आप उसको एक थप्पड़ दोगे तो हो सकता है आपको 3 थप्पड़ एंड रिस्पॉन्स मिले। तो अभी आपका जो एड है और आपका जो ईगो है, ये दोनों यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपका जो एड है वो अगेन कोशिश करेगा, वो डिसीजन मेकिंग को की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये सिगमंड फ्रॉइड जो है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो बायोलॉजिकल अर्जेस है हमारे, हंगर है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, जो लिबिडो लिबिडो है, जो हमारे सेक्सुअल अर्जेस है, ये सारे हमारे एड में है और वो अनकॉन्शियस में है, ठीक है। अच्छा, द एड ऑपरेट ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल, सीक प्लेयर एंड अवॉइड पेन। ये पेन नहीं चाहता है, बिल्कुल ये पेन के प्योर में नहीं है। ये जिसको हम वो क्या कहते हैं, थ्योरी एक्स वाले लोग हैं, ये इट की मिसाल थ्योरी एक्स वाले लोग की है, कि ये बिल्कुल पेन को पसंद ही नहीं करते। आई वॉन्ट वट आई वॉन्ट नाउ, मुझे बस अभी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे अभी चाहिए, ठीक है। द एड ऑपरेट्स कंप्लीटली एट एन अनकॉन्शियस लेवल, नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। ये देखो, इट को पता नहीं है कि जो चीज मैं मांग रहा हूँ क्या वो ठीक है। सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल मैं चोरी करना चाहता हूँ, वो भी प्रेयर प्रिंसिपल पे है, लेकिन आया ये चीज ठीक है। तो मीन के ये जो एड है ये आपका टोटली अनकॉन्शियस है, ये ब्लाइंड है। इसको ना सोसाइटी नजर आती है, ना इसको रियलिटी नजर आती है, बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड है, ठीक है। द इट इज टू मेजर इंस्टिंक्ट, इट के दो मेजर इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट क्या कहते हैं हम इसको?
जिसको हम जिबिलियत कहते हैं, कि अंदर से, क्योंकि इड हमारा अंदर से डायरेक्शन देता है। एक है इरोस और एक है टीनाटोस। इरोस क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट। ये मतलब खुशी के कुछ इंस्टिंक्ट है जिंदगी जीने के लिए। मोटिवेट पीपल टू फोकस ऑन प्लेयर, सीकिंग टेंडेंसी, सेक्सुअल अर्जेस इसमें आते हैं, इरोस में ज्यादातर। ठीक है। टेनाटोस क्या है? डेथ इंस्टिंक्ट, मोटिवेट पीपल टू यूज एग्रेसिव अर्जेस टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये भी हमारा टीनाटोज है। ठीक है, ये सेगमेंट फ्रूट ये एक थीरी भी है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेगमेंट फ्रूट की थीरी जो है इरोजा और टीनाटोज की, वो क्या है, तो इरोज का मतलब ये है लाइफ इंस्टिंक्ट, और टीनाटोज का मतलब है डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एट इन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। द एनर्जी पार द एट्स इंस्टिंक्ट कम फ्रॉम द लिबिडो, द एनर्जी स्टोर हाउस। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो है कुछ अनइथिकल भी हम इसको कह सकते हैं, पर क्या करें, थ्योरी है, हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, हमने इसको पढ़ना होगा। ठीक है, ये कहता है सिगमंड फ्रॉइड कि जो एनर्जी है ये लिबिडो से आती है। लिबिडो हमारी क्या है? ये स्टोर हाउस है। ठीक है, लिबिडो आप लोग फिर सर्च कर लो। ठीक है, जो हमारे ख्वाहिशात, सेक्सुअल ख्वाहिशात होते हैं, स्पेसिफिकली उसको हम लिबिडो कहते हैं, जो एनर्जी होती है। ठीक है। अच्छा, फ्रूट जो है यहाँ पर ईगो क्या है, ये देखो हमने एट पढ़ा, एट बच्चा है, एट प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। अभी ईगो क्या है? द ईगो कंसिस्ट ऑफ कॉन्शियस फैकल्टी। ये ईगो जो है ये फुली कॉन्शियस फैकल्टी में है। क्यों? क्योंकि इसका काम है डिसीजन करना, इसका काम है इस्लाह करना। तो इसको पता है कि ये जो इड मांग रहा है, आया ये चीज ठीक है या गलत है। ठीक है। अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? कोई कंफर्म कीजिएगा। जी जी, पहुंच रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो ईगो जो है ये हमारे कॉन्शियस माइंड में है। सेकंड, ये देखो, द ईगो कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्शियस फैकल्टी फॉर परसीविंग एंड डीलिंग इंटेलिजेंटली विद रियलिटी। ये बिल्कुल ही रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो एड है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे है। द ईगो एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एड एंड द सुपर ईगो। ये देखो, ईगो का बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी है। जो ईगो है वो क्या करती है? वो मीडिएटर है, सुलह करती है किसी चीज के दरमियान, सुपर ईगो और ईगो और एट के दरमियान। ठीक है। द ईगो इज पार्टली कॉन्शियस। ये देखो, ईगो जो है कॉन्शियस माइंड है। डील विद द डिमांड ऑफ रियलिटी। ये देखो, ये डील करती है जो रियलिटी की डिमांड है उसी पे ही डिसीजन करती है, मेक रेशनल डिसीजन, ये डिसीजन लेती है। देखो, एड ने क्या कहा कि मैंने चोरी करनी है, ईगो ने क्या कहा? ईगो ने उसको रोका कि आपने नहीं करनी। तो यहाँ पर क्या किया? ईगो ने मेक्स रैशनल डिसीजन, ईगो ने रैशनल डिसीजन जो है वो किया। ठीक है। अभी देखो, ईगो फिर क्या है? द रेशनल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट मेंटेन कांटेक्ट विद रियलिटी, ये तो पहले भी हमने पढ़ा। फिर क्या आता है? गॉन बाय रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है जो हमारा ईगो है, ये भी हमने पढ़ा। व्हाट consequences आर देयर टू माय बिहेवियर। ये देखो, ये consequences पे काम करता है, मतलब ये कि जो एड मांग रहा है उसके consequences क्या होंगे। अगर consequences अच्छे हैं तो जो ईगो है ये एड को इजाजत दे देता है कि आप वो करो। लेकिन अगर consequences इसके बहुत ही बुरे हैं तो फिर क्या करता है ये जो ईगो है? ये मना करता है एड को कि नहीं, आपने काम ये नहीं करना, वरना आपको जो है फिर बाद में आप पछताओगे। तो एड फिर क्या होता है? फिर उसकी इस्लाह हो जाती है। ठीक है। द ईगो इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्सनालिटी। ये देखो, मैनेजर है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? मैनेजर होता है। तो ईगो जो है यहाँ पर ये पर्सनालिटी का एक मैनेजर है, जो मैनेज कर रहा है पर्सनालिटी को। द ईगो कंट्रोल हायर मेंटल प्रोसेसेस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये चीजें सारी कहाँ पर है? ये ईगो ही कंट्रोल करती है, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। द ईगो यूजेस these higher mental processes to help satisfy the urges of the it। ये देखो, एट जो चीजें मांग रही है, जो अर्जेस मांग रही है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ईगो क्या करता है? उसकी मीडिएशन करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अच्छा जी,
आगे सुपर ईगो क्या है, ये थर्ड पार्ट है पर्सनालिटी की। फर्स्ट हमने एट पढ़ा, प्लेयर प्रिंसिपल, फिर हमने ईगो पढ़ी, रियलिटी प्रिंसिपल। अभी सुपर ईगो है जो मोरल प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ठीक है। द मोरल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इंटरनलाइज्ड रूल ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, ये दोनों चीजों पे फोकस करता है कि जो पेरेंट्स है उसके एक्सपेक्टेशंस और उसके जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड सेट किए हुए उनको देखते हैं। ये देखो, फॉर एग्जांपल एट कहता है कि मैंने चोरी करनी है, ईगो उसको मना कर रहा है। सुपर ईगो क्या कहती है, सुपर ईगो कहती है कि आपने चोरी इसलिए नहीं करनी कि ये सोसाइटी में अलाउड नहीं है। ये सोसाइटी को देखती है, पेरेंट्स को देखती है। पेरेंट्स से आपको बहुत ही मार खाने को मिलेगा अगर आप क्या करोगे, अगर आप चोरी करोगे, ठीक है। वो आपको घर से निकालेगा अगर आप चोरी करोगे, ठीक है। तो ये सुपर ईगो जो है ये मोरल प्रिंसिपल, मोरलिटी को देखता है, ठीक है। सुपर ईगो क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स पे काम करता है, कॉन्साइंस एंड ईगो आइडियल, ठीक है। कॉन्साइंस क्या है, नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सोसाइटी के अंदर राइट एंड रॉन्ग क्या है, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग को हम क्या कह सकते हैं, सिंपली हम इसको वैल्यूज कह सकते हैं। व्हाट आर वैल्यूज, वैल्यूज आर द पेट्रन ऑफ अ सोसाइटी विच इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो राइट एंड रॉन्ग जो है ये क्या है, ये हमारे पास कॉन्साइंस है, ठीक है, जो कि सुपर ईगो कहती है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है। दैट्स वाई नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। ईगो आइडियल, ईगो आइडियल क्या है, इसको हम कल रॉजर में पढ़ा था, ठीक है। किसी को याद है ईगो आइडियल, जब हम ह्यूमनिस्ट पढ़ रहे थे, पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, उसमें हमने पढ़ा था ईगो आइडियल की जगह हमने एक वर्ड पढ़ा था। ईगो आइडियल क्या है, हाउ वी आइडियली लाइक टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी इंटरनल इमेज क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ याद जरूर आया होगा कि हमने तीन चीजें पढ़ी थी सेल्फ में। कालराजर ने कहा था कि जो हमारा सेल्फ है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल है। एक हमारा आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं, एक हमारा सेल्फ इमेज है जो हम है, जो सॉरी जो हम सोसाइटी की नज़र में है, और एक है रियल सेल्फ जो हम रियली है, ठीक है। तो जो हमारा आइडियल सेल्फ है वो हमारा ईगो आइडियल है, कि मतलब हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हाउ वी आइडियली लाइक टू बी, तो ये कंसाइंस एंड ईगो आइडियल पे काम करता है, ठीक है। सुपर ईगो कंस्ट्रेन अस फ्रॉम ग्रेटिफाइंग यूर इम्पल्स, ये देखो, सुपर ईगो हमें मना करता है कि जितने भी हमारे इम्पल्सेस है सबको कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, ये देखो एग्जाम्पल क्या हुआ है, मर्डर, आप किसी का मर्डर करना चाहते हो बिकॉज दे आर इमोरल, तो गैर अखलाकी काम है, एंड नॉट बिकॉज वी माइट गेट कॉट, और हमें जो है जेल में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटी को देखती है, सोसाइटी की मोरलिटी और इमोरलिटी को देखती है। दैट्स वाई सुपर ईगो जो है ये स्पेसिफिकली जो है बात करती है आपकी किसकी, मोरलिटी पे। सुपर ईगो पार्टली कॉन्शियस पार्टली अनकॉन्शियस, और ये कॉन्शियस में भी है और अनकॉन्शियस में भी है, दोनों में है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ लग गई, किसी को का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन तो नहीं है। हबीब रहमान साहब, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ रही है। जी एनीवन, हादिया मोहम्मद आकिब एंड सीमा समीन। जी सीमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम, समझ समझ आ रही है। नहीं सर, जी बहुत बेस्ट वे में समझ आ रही है। थैंक यू सो मच ओके जी, सर ओके फॉर ओके दिस ओके प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू। ओके जी, Freud superego at an ego. According to Freud, an individual feelings, thoughts, and behavior are the result of the interaction of the superego and the ego. ये बहुत ही, जो हम इसको क्रक्स कह सकते हैं, ये इसी थ्योरी का एक क्रक्स पैराग्राफ है। आप लोग इसको पढ़ो तो सारी चीजें आप लोग को समझ आ जाएगी। ये कहता है, फ्रूड क्या कहता है कि इंडिविजुअल की जो फीलिंग है, जो इसके थॉट्स है, जो इसके बिहेवियर है, देखो हम साइकोलॉजी में बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं। तो ये देखो, सिगमंड फ्रूड कहता है कि जो बिहेवियर है ये किस चीज से बन रहा है, ये आपकी इंटरेक्शन ऑफ एड सुपर ईगो और ईगो से बन रहा है। तो बहुत ही मजे की एक सिचुएशन बन गई। आप लोग देख लो, अगर एड जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बिहेवियर होंगे वो स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर सुपर ईगो जो है वो आपकी बिल्कुल डेवलप है, मतलब आप मोरली बिल्कुल ही अच्छे हो, तो ये भी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी।
लेकिन इड में अगर आपकी ऐसी चीज है जो डिमांड कर रही है और आपका ईगो उसको अलाउड कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रूड कहता है इन्होंने सारी पर्सनालिटी को इन तीनों चीजों में ही शेप दी है, इन तीनों चीजों में ही बांध दी है। और वो कहता है कि आपका जो एड है, ईगो है और सुपर ईगो है, इसी की इंटरेक्शन से आपकी पर्सनालिटी बनती है। अगर इनके दरमियान झगड़ा हो तो फिर एंजाइटी क्रिएट होगी, और जब एंजाइटी क्रिएट होगी तो उसके लिए फिर आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो आगे आ रही है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, अच्छा जी, ये थोड़ा पढ़ते हैं। ये एक जो पावर स्लाइड है, ये थोड़ा स्किप हो गया। अच्छा, ये कहता है द इट द ईगो एंड द सुपर ईगो आर कंटिन्यूअली इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। ये झगड़ते रहते हैं। कभी एड कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो ईगो उसको कहती है कि नहीं, इन रियली, क्योंकि वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, ये चीज ठीक नहीं है। और सुपर ईगो उसको मोरलिटी के साथ अटैच करती है। ठीक है, तो ये तीनों झगड़ते रहते हैं। ये देखो, दिस कॉन्फ्लिक्ट जनरेट एंजाइटी, और इसी से फिर एंजाइटी क्रिएट होती है, डिप्रेशन क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है। ठीक है, if the ego did not effectively handle the resulting anxiety, people would be so overwhelmed with anxiety that they would not be able to carry on with the task of everyday living. अगर ये क्वर्ल, ये झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो इंसान के लिए जो जीना है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो एंजाइटी है वो बहुत पीक पे पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, द ईगो ट्राइज टू कंट्रोल एंजाइटी। अभी ईगो का क्या काम है? उसका काम है डिसीजन मेकिंग, उसका काम है फैसला करना। तो इसी फैसले के लिए ईगो क्या करती है, टू रिड्यूस एंजाइटी थ्रू द यूज ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो फिर ईगो जो है वो एक और ऑप्शन यूज करता है, और वो है डिफेंस मैकेनिज्म। और वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर इसको पढ़ लो तो हम डेली रूटाइनली ये चीज़ करते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती कि हम कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जब आप लोग इसको पढ़ोगे तब आप लोग को पता चलेगा कि हम मुख्तलिफ सिचुएशन में कितने डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म स्पेसिफिकली इस पे काम किया था एना फ्रीड ने। एना फ्रीड जो थी वो सिगमंड फ्रीड की बेटी थी। ठीक है, इसके साथ इरिक एरिक्सन भी था। ये जो है साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रीड ने मतलब सेक्सुअल साइड पे बहुत ज्यादा काम किया है। तो फिर इरिक एरिक्सन ने ये जरूरी समझा कि मैंने दूसरे साइड को कवर करना है जिसको हम कल्चर कहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह उसी पर्सपेक्टिव को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में ये क्या है, ईगो देखो, ईगो पीछे खड़ी है और ये रियलिटी प्रिंसिपल है। जो इड है वो मांग रहा है, चीजें मांग रहा है, बिल्कुल ही तड़प रहा है। अभी ये जो सुपर ईगो है, ये सोसाइटी है, बिल्कुल इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं, ये चीज बिल्कुल सोसाइटी में गलत है। ठीक है, तो मतलब एड का जो आपका है वो बच्चा है, वो चीजें मांग रहा है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। और सुपर ईगो जो आपकी है वो सोसाइटी है, वो मोरलिटी को देखता है। ठीक है, व्हेन द इनर वॉर गेट आउट ऑफ हैंड द रिजल्ट इन एंजाइटी। जब आपकी अंदर की जंग बाहर आती है और जो कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो फिर एंजाइटी क्रिएट होती है। ठीक है, ईगो प्रोटेक्ट इटसेल्फ वाया डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, पिछले भी दो तीन पूछे गए हैं, लेकिन ये एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया कि व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म सिंपली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म टू विच वी सेटिस्फाई आवर एट। हम अपने एट को जब सेटिस्फाई करते हैं, दिस इज आवर डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि एट जो है वो बेकरार है, चीजें मांग रहा है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूस रीडायरेक्ट एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। रियलिटी को क्या करते हैं, जो रियलिटी होती है उसे हट कर एक और ऑप्शन ये यूज करता है। कौन कौन से ऑप्शन है वो हम इंशाल्लाह अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो है हमारी ये हम थोड़ी सी डिफिनेशन इन्होंने दी है। एंड डिफेंस मैकेनिज्म इज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी that the ego uses to help prevent people from becoming overwhelmed by any conflict। क्योंकि अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है इट, ईगो और सुपर ईगो का, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। एंड रिजल्टिंग एंजाइटी among the it
द ईगो एंड द सुपर ईगो। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट एट एन अनकॉन्शियस लेवल, और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये अनकॉन्शियस लेवल पे ही काम करते हैं। ठीक है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम ड्यूरिंग द टाइम व्हाट वी आर एक्चुअली यूजिंग देम। जब हम इसको यूज करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। हाउएवर वी मे लेटर बिकम अवेयर ऑफ देयर प्रीवियस ऑपरेशन टू यूज। लेकिन बाद में जब हम सोचते हैं कि यार ये तो मैंने टाइमली इसी तरह काम किया, तो मतलब ये कि आपने कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया, फिर हम जब पढ़ेंगे तो आप इसको फिर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म चूंकि 10 के 11 डिफेंस मैकेनिज्म हम इसमें पढ़ेंगे, और वो चीज़ें आगे आ रही है, और टाइम इज ड्रेनिंग, टाइम इतना नहीं है, ऑलमोस्ट 1 ही मिनट बाकी है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, या इसी हवाले से कोई अच्छी सी बात, या कोई और हवाले से कोई अच्छी सी बात हो, दे कैन शेयर इट। ठीक है, वो शेयर कर सकते हैं। सर। जी जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो लोग सोसाइटी में मतलब बस बुलाया है तो उसको फिर उसका जो जी जी। ईगो जी सुपर ईगो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता जी। जी कि वो हाँ, हमेशा अपने इट की मांग मानता है। यही बात है ना, वो अपनी एड की मांगता है, तो हमें हमें इसी प्रोसेस का पता ही नहीं होता। हम अगर इसको पढ़े तो वाकई ये चीज़ रियलिटी है, बहुत ही सर। वेलिड चीज़ है। इन्होंने सिगमंड फ्रूड ने जो कही है, तो मेरे ख्याल में इट्स हम्म, रियलिटी बहुत ही ज़्यादा, और रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते। और इन्होंने जो डिफेंस मैकेनिज्म दी है वो भी इनसे बड़े ही मज़ेदार है, जो 10 11 है, बहुत ही और जो हम रोटाइन यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सा जो है डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल। यहाँ पर यूज़ हम करते हैं। इसको बस कैटेगराइज नहीं कर पाते प्रॉपर मतलब उसके लिए टर्म्स यूज नहीं करते अदरवाइज हम प्रैक्टिस में तो लेकर आते हैं वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन या अच्छी सी पॉइंट